मॉर्निंग चिल्ड्रेन, क्लास 11th ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आए आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 जिसमें गद्य के अंतर्गत आज हमारा दूसरा चैप्टर है मियां नसीरुद्दीन, जो कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया एक संस्मरणात्मक विधा की रचना है। बच्चों, आज आपको ये भी बता दें कि हिंदी गद्य की 13 विधाएं हैं। हिंदी गद्य की 13 विधाएं होती हैं। आपको ये भी बता दें कि कौन कौन सी विधा है, आप ये चीज़ जान लें। हिंदी गद्य की 13 विधाओं में जैसे नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, रिपोर्टाज, भेंट वार्ता, संस्मरण, डायरी, यात्रा वृतांत, रिपोर्टाज, आत्मकथा आदि। इसी तरह से मतलब 13 विधाएं हिंदी गद्य की हैं। अब कभी क्लास में मिलेंगे तो पूरा बता भी देंगे। अब ये जो विधा है आपकी मियां नसीरुद्दीन है, यह कृष्णा सोबती की जो प्रसिद्ध रचना है हम हसमत, आप देख रहे होंगे हम हसमत, इसी से लिया गया एक संस्मरण है, रेखा चित्र विधा की रचना है। अब यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि रेखा चित्र कहते किसे हैं, रेखा चित्र क्या होता है, इस चीज को भी जान लें। हमने लिखा कि जब लेखक कम से कम शब्दों का प्रयोग करके, यानी जब लेखक कम से कम शब्दों का प्रयोग करके किसी व्यक्ति या वस्तु का चित्रात्मक शैली में भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। अब आप जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे, इस चैप्टर और इस परिभाषा दोनों को मिलाएंगे तो आप उसमें समझ जाएंगे कि ये किस विधा की रचना कैसे हो सकती है। जैसे हमने लिखा कि जब लेखक कम से कम शब्दों में, अब इस चैप्टर में कृष्णा सोबती ने कम से कम शब्दों का प्रयोग करके किसी व्यक्ति या वस्तु, तो किसका वर्णन किया, व्यक्ति का वर्णन किया, किसका, मियां नसीरुद्दीन का, मियां नसीरुद्दीन का वर्णन किया चित्रात्मक शैली में, उसे भावपूर्ण शैली में। अब शैली भी 4 प्रकार की है प्रमुख: व्यंग्यात्मक, भावात्मक, गवेषणात्मक, व्याख्यात्मक। तो चित्रात्मक शैली, अब इन्होंने किस शैली का प्रयोग किया, चित्रात्मक शैली में भावपूर्ण चित्र। जब हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो मियां नसीरुद्दीन का जो चित्र है वह लगता है कि आंखों के सामने चल रहा है। ऐसे चित्रात्मक शैली में जब भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रेखा चित्र कहते हैं। अब आप परिभाषा इसी शब्दों को अलग कर लीजिए, अभी मिल जाएगा आपको। रेखा और चित्र, रेखा का मतलब एक सीधी रेखा में कम से कम शब्दों में, और चित्र जब कम से कम शब्दों में भाव चित्र को प्रस्तुत किया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, रेखा चित्र कहते हैं। अब बच्चों आए, सबसे पहले हम कृष्णा सोबती के जीवन परिचय पर प्रकाश डाल देते हैं, तब उसके बाद इस चैप्टर मियां नसीरुद्दीन के पाठ के सारांश पर चलते हैं। कृष्णा सोबती के जीवन परिचय से संबंधित प्रमुख तथ्यों को लिखकर मैंने आपके सामने ये दिखाया है। उसके अलावा भी आपको कुछ शेष बता रहा हूं, उसे आप सुनेंगे। आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकारों में कृष्णा सोबती का नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृष्णा सोबती का जन्म 18 फरवरी सन 1925 ईस्वी में, कृष्णा सोबती का जन्म सन 18 फरवरी 1925 ईस्वी में गुजरात प्रांत के, जो पश्चिम बंगाल के, और वर्तमान में जब विभाजन हुआ भारत और पाकिस्तान का,
तो ये स्थान चला गया, पश्चिमी बंगाल का जो स्थान था वो कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया। वर्तमान में जो पाकिस्तान में है, कृष्णा सोबती का जन्म वहीं हुआ। जब कृष्णा सोबती का जन्म वहां पर हुआ तो जब और भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो अपने जन्म स्थान को छोड़कर कृष्णा सोबती जी दिल्ली चली आई और दिल्ली में ही उन्होंने अपना अध्ययन कार्य किया। अध्ययन कार्य करने के बाद वहीं से ही हिंदी साहित्य की सेवा में लग गई। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं जो हैं वह है जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम, हम हसमत आदि की रचना किया। इनकी मृत्यु 25 जनवरी 2019 ईस्वी को हो गई। कृष्णा सोबती की मृत्यु कब हुई, 25 जनवरी सन 2019 ईस्वी में। अब बच्चों हमने इनके जीवन परिचय से संबंधित तथ्यों को बताया और इनको सन 1980 ईस्वी में जिंदगी नामा की रचना पर कृष्णा सोबती को साहित्यिक अकादमी सम्मान से सम्मानित किया गया। किस पर, जिंदगी नामा की रचना पर। इनकी जो रचनाएं हैं वह भाव के अनुकूल हैं। अब आपका ये जो चैप्टर है मियां नसीरुद्दीन, यह एक रेखा चित्र विधा में लिखा गया गद्य रचना है। यह हम हसमत से लिया गया है। अब आए मियां नसीरुद्दीन के विषय में चलते हैं। मियां नसीरुद्दीन एक प्रसिद्ध नानबाई हैं। नानबाई कहते किसे हैं, नानबाई कहते हैं कि जो पाक शास्त्र में प्रवीण हो, अर्थात भोजन बनाने में प्रवीण हो और भोजन में भी रोटियों को बनाने में जो प्रवीण हो। तो ये जो मियां नसीरुद्दीन हैं, ये मियां नसीरुद्दीन नानबाइयों का मसीहा इनको कहा जाता है। और इनकी ये जो रोटी बनाने की कला है, इस कला को इन्होंने अपने पूर्वजों से सीखा है। मतलब मियां नसीरुद्दीन ने रोटी बनाने की कला को अपने पूर्वजों से सीखा है। इनके पूर्वज भी प्रसिद्ध नानबाई ही थे। मियां नसीरुद्दीन ने कहा कि किसी भी इल्म को जानने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। मतलब किसी भी चीज को सीखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, अभ्यास की आवश्यकता होती है। और निश्चित रूप से अभ्यास करने से ही हमको सफलता मिलती है, परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है। अगर हम परिश्रम नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे तो हम सफलता हमको नहीं मिलेगी। बच्चों कहीं पर लिखा हुआ हमने पढ़ा था कि एक दिन के परिश्रम करने से सफलता नहीं मिलती है। एक दिन के परिश्रम करने से सफलता नहीं मिलती है, परिश्रम करने से सफलता एक दिन जरूर मिलती है। कहने का मतलब यह है कि जब हम लगातार परिश्रम करेंगे तो हमको सफलता अवश्य मिलेगी। मियां नसीरुद्दीन ने इस चैप्टर में बताया कि ये जो रोटी बनाने की कला है, नानबाई की जो कला है, इस कला को हमने अपने पूर्वजों से सीखा था। उन्होंने कुछ प्रमुख रोटियों का नाम भी बताया, जैसे वाकरखानी, सीरमाल, ताफ्तान, वेसनी, खमीरी, रूमाली, गाव, दीदा, गाजेबान, तुनकी आदि ये रोटियों का नाम बताते हैं। कौन बताता है, मियां नसीरुद्दीन। अब इस कहानी में का जो प्रारंभ होता है कि इसमें कृष्णा सोबती जी एक दिन जामा मस्जिद के पास गढ़या ताल मोहल्ले में टहलती हुई जाती हैं। तो वहाँ पर कहीं से उनको बाजार में पटापट की, रोटियों के पटापट की आवाज़ सुनाई देती है। मतलब जिस तरह से कभी कभी आपने देखा होगा कि महिलाएं अपने घरों में जब रोटी बनाती हैं तो जब उसको हाथों से इधर उधर पलटती हैं
तो उसे पटापट की आवाज होती है, पटाख की आवाज होती है। तो कृष्णा सोबती जी ने पटापट की आवाज को जब सुना तो मियां नसीरुद्दीन की दुकान के अंदर झांक कर देखा तो वहां पर उन्होंने क्या देखा कि बहुत अधिक आटा जो है गूंथ कर रखा हुआ है। तो कृष्णा सोबती जी ने जब देखा कि यहाँ पर बहुत आटा गूंथ कर रखा हुआ तो उनको समझ में आया कि हो सकता है कि यहाँ पर कोई उत्सव हो, कोई फंक्शन हो, या सेवैयाँ बनाने के लिए इतने आटे रखे गए हैं गूंथ कर। तो इसके लिए, इसकी जानकारी करने के लिए वह दुकान के अंदर जाती हैं और वहाँ पर देखती हैं कि मियां नसीरुद्दीन जो हैं वह एक चारपाई पर बैठकर बीड़ी पी रहे हैं और जितने भी उनके यहाँ नौकर थे, कारीगर, सभी लोग काम पर लगे हुए थे। तो लेखिका ने मियां नसीरुद्दीन के पास, लेखिका जब मियां नसीरुद्दीन के पास जाती हैं और मियां नसीरुद्दीन लेखिका को देखते हैं तो नसीरुद्दीन को समझ में ये आता है कि कोई ग्राहक आया है। तो लेखिका जो है वह मियां नसीरुद्दीन से कहते हैं कि महाशय, मुझे आपसे कुछ बात करने की इजाज़त चाहिए, मैं आपसे कुछ रोटियों के विषय में पूछना चाहती हूँ। तो मियां नसीरुद्दीन ने कहा कि क्या कहीं आप अखबार नवीस या अखबार पढ़ने वाले तो नहीं, अखबार नवीस तो नहीं हैं? क्योंकि मियां नसीरुद्दीन की दृष्टि में अखबार नवीस अर्थात पत्रकार और पेपर को पढ़ने वाले, ये दोनों निठल्ले हैं। निठल्ले का मतलब है कि जो किसी काम का ना हो, मतलब इनके पास कोई काम नहीं होता, किसके? पत्रकार के पास और पेपर पढ़ने वाले के पास। तो लेखिका कहते हैं कि आप कहीं अखबार नवीस या अखबार पढ़ने वाले तो नहीं हैं, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं? निठल्ले होते हैं। तो उन्होंने कहा कि ना तो मैं अखबार पत्रकार हूं और ना तो अखबार पढ़ने वाली हूं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आपको अनुमति है, आप जो पूछना चाहती हैं तो पूछिए। तो कृष्णा सोबती जी ने मियां नसीरुद्दीन से कहा कि आप ये रोटी बनाने की कला कहाँ से सीखे हैं, कैसे सीखे हैं? तो मियां नसीरुद्दीन जी कहते हैं कि रोटी बनाने की कला ये मैंने अपने पूर्वजों से सीखा है। हमारे बाप दादा जो भी थे सभी लोग नानबाई के ही नाम से प्रसिद्ध थे। रोटी बनाने की कला में वे भी प्रवीण थे। हम भी उन्हीं के पद पर चल रहे हैं, उन्हीं के पद पर हम भी हैं, हम भी रोटी बनाने में प्रसिद्ध हैं, रोटी बनाने की कला में हम भी प्रसिद्ध हैं। तो वे कहते हैं कि आपने इस कला को कैसे सीखा? तो इस पर मियां नसीरुद्दीन बताते हैं कि किसी भी कला को सीखने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। अगर हम अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से हम उस कला में पारंगत हो जाएंगे, पारंगत होने में कोई संदेह नहीं है। आगे वे कहते हैं कि कोई भी चीज हो काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। मतलब कोई भी काम सीखने के लिए किससे आता है? सीखने से आता है, जिज्ञासा से आता है, नसीहत से नहीं आता है। आगे वे कहते हैं कि आपकी जो रोटी बनाने की कला है, आपने नसीहत इसके लिए क्या संघर्ष किया? तो उन्होंने उदाहरण दिया कि बच्चा जब स्कूल में जाता है तो पहले जो शिक्षक आगे आगे पढ़ाते हैं, पीछे बच्चा उसी की पुनरावृत्ति करता है। उसी तरह से मैं भी जब यहाँ पर आया तो पहले मैं भट्ठी को जलाना सीखा, भट्ठी जलाया, बर्तन को साफ किया, उसके बाद तब हमको रोटी बनाने वाले पद पर बैठाया गया, जिसके लिए आज भी मैं प्रसिद्ध हूँ। अब इस कहानी में तो बहुत से सारांश है, इस कहानी को आप लोग जब पढ़ेंगे तो उसमें सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो आए इस कहानी में कुछ भाग को हम बच्चों पढ़ लेते हैं इस वीडियो में, शेष अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पर लेखिका कहती हैं आप किताब में देखेंगे और उसको पढ़ेंगे, जो कठिन शब्द के टाइप में आएंगे उसको हम बताते भी चलेंगे। साहबों उस दिन अपन मटिया महल की तरफ से ना गुजर जाते तो राजनीति, साहित्य और कला के हजारों हजार मसीहों के धूम धड़के में नानबाइयों के मसीहा मियां नसीरुद्दीन को कैसे पहचानते और कैसे उठाते लुफ्त उनके मसीही अंदाज का। लेखिका कहती हैं कि अगर मैं
मटिया महल की तरफ से ना गुजरती तो राजनीति, साहित्य और कला की ओर निकल गए। एक निहायत नहीं, अगर उधर से हम ना निकलते, किधर से, मटिया महल से, गढ़या मोहल्ले से हम ना निकलते तो शायद मियाँ नसीरुद्दीन के विषय में हम नहीं जान पाते और मियाँ नसीरुद्दीन कैसे लुफ्त उठाते। हुआ यह, अब लेखिका आगे बताती है कि हुआ यह कि हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़या मोहल्ले की ओर निकल गए। लेखिका कहती है कि एक दिन मैं कहां पर निकली, जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़या मोहल्ले की ओर निकल गए, मतलब उधर टहलने के लिए लेखिका गई जामा मस्जिद के आड़े मटिया महल के गढ़या मोहल्ले में। पर निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर सनते देख ठिठके। वहां पर जब लेखिका जाती है गढ़या मोहल्ले में तो वह देखती हैं कि पटापट आटे गुथने की आवाज आ रही है और बहुत अधिक आटे गुथकर रखे हुए हैं। ठिठके माने झिझके। रुकी मैं थोड़ी देर के लिए, लेखिका कहती हैं, सोचा सेवइयों की तैयारी होगी। लेखिका कहती है मैंने सोचा कि यहाँ पर जो है वह सेवइयों की तैयारी चल रही होगी, पर पूछने पर मालूम हुआ, लोगों से पूछा, लेकिन पूछने पर उन्हें मालूम क्या हुआ कि खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। वह दुकान किसकी थी? मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान थी। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए। मियाँ नसीरुद्दीन जो हैं वह 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मशहूर हैं, मतलब प्रसिद्ध हैं। अब कुछ रोटियों का नाम मैंने आपको बताया जो किताब में आया था, बाकी हम भी नहीं जानते हैं, नहीं तो आप कहे कि आप 56 प्रकार की रोटियों के नाम नहीं बताए। अब जो किताब में हमको मिला उसको हमने बता दिया। आगे वे कहती हैं हमने जो अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे थे। इतने बड़े मशहूर प्रसिद्ध व्यक्ति थे और क्या कर रहे थे? बीड़ी पी रहे थे। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां, भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर, ये सब उनके लक्षण थे। आगे कहते हैं कि हमें ग्राहक समझ मियाँ ने नजर उठाई, फरमाइए। लेखिका कहते हैं कि जब मियाँ नसीरुद्दीन ने हमें देखा तो हमारी तरफ इशारा करके कहा फरमाइए। फरमाइए का मतलब आदेश कीजिए, क्या बात है बताइए कुछ। किसने कहा? मियाँ नसीरुद्दीन ने। कैसे कहा? झिझक से कहा। झिझक से कहा। लेखिका कहते हैं कि आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे, आपको वक्त हो तो। वक्त माने समय, अगर आपको समय हो तो आपसे मुझे कुछ एक सवाल पूछना है। कौन कहता है? कृष्णा सोबती कहती हैं। कृष्णा सोबती किससे कहती हैं? मियाँ नसीरुद्दीन से कहती हैं। क्या परमिशन लेती हैं? उनसे बात करने के लिए परमिशन लेती हैं। मियाँ नसीरुद्दीन ने पंच हजारी अंदाज में सिर हिलाया, मतलब बहुत मस्ती से अपने सर को मियाँ नसीरुद्दीन ने हिलाया कि यहाँ आए हैं। तो उन्होंने क्या कहा? निकाल लेंगे वक्त थोड़ा, पर यह तो कहिए आपको पूछना क्या है? मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा कि अगर वक्त नहीं भी होगा तो आपके लिए हम वक्त निकाल लेंगे, लेकिन आप तो बताइए कि बात क्या है, आपको पूछना क्या है। फिर घूर कर देखा और जोड़ा, कहीं जोड़ा मियाँ कहने लगे क्या, कहीं आप कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? अखबार नवीस का मतलब होता है पत्रकार। मियाँ नसीरुद्दीन कहते हैं कि कहीं आप पत्रकार तो नहीं हैं, या तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। लेखिका कहती है हम अखबार बनाने वाले और पढ़ने वाले दोनों लोगों को हम निठल्ला समझते हैं। हाँ, कामकाजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई ही है तो पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। अब कृष्णा सोबती जी कहती हैं कि पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म, इल्म माने, इल्म का मतलब होता है तरीका, कुशलता, गुण। तरह तरह की रोटियों बनाने का तरीका, एक गुण आपने कहाँ से सीखा? हासिल किया माने प्राप्त किया, कुशलता आपने कहाँ से प्राप्त किया है। मियाँ नसीरुद्दीन ने आंखों के कंचे पर हम पर फेर दिए, फिर तहेर कर बोले क्या मतलब? पूछिए साहब, नानबाई इल्म लेने कहीं और जाएगा?
तब वे कहते हैं कि क्या नानबाई इल्म लेने के लिए और कहीं जाएगा। इल्म मतलब शिक्षा, शिक्षा लेने के लिए कहीं और जाएगा। किसकी शिक्षा? नानबाई की। नानबाई का मतलब रोटी बनाने की शिक्षा लेने के लिए कहीं और जाएगा। क्या नगीना साज के पास, नगीना साज जो नगीना लगाते हैं, या आईना साज के पास, क्या मीना साज के पास, या रफूगर के पास। कहने का मतलब है कि जो मियाँ नानबाई है वह इस इल्म को सीखने के लिए किसी दूसरे के पास नहीं जाएगा। जब जाएगा तो नानबाई के पास ही जाएगा। रंगरेज या तेली तंबोली से सीखने जाएगा। क्या फरमा दिया साहब, या तो हमारा खानदानी पेशा है। बहुत गर्व के साथ कहता है कि यार नानबाई का जो काम है यह हमारा खानदानी पेशा है। हाँ, इल्म की बात। हाँ, क्या फरमा दिया साहब। हाँ, इल्म की बात पूछिए तो जो कुछ भी सीखा अपने वालिद अर्थात पिताजी से। वालिद का मतलब होता है कि पिता। तो मियां नसीरुद्दीन कहते हैं कि जो भी हमने सीखा वह अपने पिताजी से सीखा। वालिद उस्ताद, उस्ताद का मतलब गुरु। इसके गुरु कौन है? पिताजी हैं। मतलब यह कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर, हुनर का मतलब गुण था, वही उनसे पाया और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठिये पर। तो आज इस वीडियो में आप उनको उन्हीं के ठीहे पर बैठने दीजिए। कल उनको इस ठीहे से उठाएंगे और आगे फिर ले चलेंगे, क्या करते हैं वो लोग। तो आज के वीडियो में इतना है। शेष कल के वीडियो में आप लोग देखेंगे बच्चों। और आज का होमवर्क आपका है कृष्णा सोबती का जीवन परिचय पढ़ो व समझो। मतलब कृष्णा सोबती के जीवन परिचय को आप पढ़ेंगे तथा उसको समझेंगे। और एक बार आप मियां नसीरुद्दीन चैप्टर को पढ़ लेंगे तो पुनः कल आपको समझने में आसानी होगी। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।